हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 यूनिट 1 पढ़ रहे थे, गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इसमें अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ना है फंक्शनल ऑटोनॉमी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभी इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी आ जाते हैं क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। Allport didn't believe in looking too much into a person's past in order to understand his present. Allport कहते थे कि किसी की भी पर्सनालिटी को समझने के लिए उसकी पास्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। उसके प्रेजेंट को अगर जानना है तो उसकी पास्ट की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो था वो ख़त्म हो गया। अभी जो वो कर रहा है वो उसके प्रेजेंट की वजह से कर रहा है। तो उसका जो फंक्शन है, जो अभी वो परफॉर्म कर रहा है, वो ऑटोनोमस है, मतलब इंडिपेंडेंट है। ऑटोनोमी मतलब आप समझ लो इंडिपेंडेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अभी इंडिविजुअल, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है। उसका उससे पिछले पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको यहाँ पे वो फ्रॉइड का याद आ गया होगा, जिन्होंने बोला था कि जो भी हम लोग चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी प्रेजेंट की पर्सनालिटी बनाता है। तो बिल्कुल ही इन्होंने यहाँ उल्टा बोल दिया उससे। तो अब ये बोलते हैं कि मोटिव्स फॉर अ सर्टेन बिहेवियर टुडे आर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फॉर ऑफ देयर ओरिजिन। कि कोई काम अगर कोई इस टाइम पे कर रहा है, कि मोटिव मतलब उसका जो गोल है, जो काम करने का उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो आज के टाइम पे कोई कर रहा है, तो वो उसके ओरिजिन मतलब वो क्यों शुरू हुआ था उससे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोज आज के टाइम पे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन पास्ट में आपने क्यों पढ़नी शुरू की थी? किसी ने आपको फोर्स किया था, या आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिला अच्छा, या जो भी रीज़न था पास्ट का। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो अभी का रीज़न और आपके पास्ट का रीज़न, इसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बोलते हैं अभी प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो वो टोटली ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है उस ओरिजिन से जिसकी वजह से वो काम शुरू हुआ था। तो सिंपली इस चीज़ का यही मीनिंग है। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि सपोज अ पर्सन माइट टू बिकम वांटेड टू बिकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। कोई बनना चाहता था पहले। अब क्यों बनना चाहता था? बिकॉज उसकी फर्स्ट रैंक आई थी या उसको प्राइजेस मिले थे उसमें, इसलिए वो बनना चाहता था। बट आज के टाइम पे अगर वो उस चीज़ के ऊपर किसी और वजह से काम कर रहा है, मे बी इस वजह से कर रहा है कि उसको वही अच्छा लगता है और कुछ पसंद ही नहीं है, या उससे उसके नीड्स पूरे हो रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके पास से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। Example, or a person might have developed a taste for pizzas due to some reason, but that is actually not important. What is important is that person likes pizzas as of today, and that is what the person is now, and that matters. तो ये थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि मे बी आपका जो टेस्ट है पिज़्ज़ा के लिए डेवलप हुआ किसी भी रीज़न की वजह से हुआ हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के टाइम पे कि आपका अगर कोई प्रेफरेंस पूछा जाए तो आप बोलोगे आपको पिज़्ज़ा पसंद है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी यही है, कह रही है कि आपका जो भी आज के टाइम पे मोटिव है, जो भी फंक्शन है, उसका आपके पास से कोई लेना देना नहीं है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है उससे। आगे इसमें एल्पोर्ट ये बोल रहे हैं कि फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है ना, एक तरीके से बेस तैयार करता है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए। वो आगे किस तरीके से परफॉर्म करे, वो किस तरीके से बिहेव करे, उस चीज़ के लिए एक मोटिवेशन का बेस तैयार करता है फंक्शनल ऑटोनॉमी। The concept of functional autonomy of motives provide necessary base for a theory of motivation. अब थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मीन्स कि लोग मोटिवेट होते हैं अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए और बेटर बनाने के लिए, तो वो जो उसका बेस है वो फंक्शनल ऑटोनॉमी एक तरीके से उसको बेस प्रोवाइड करता है कि लोग मोटिवेट होते हैं अपना काम करने के लिए। और ज़्यादातर जो बिहेवियर है एडल्ट्स का वो फंक्शनली ऑटोनोमस मोटिव्स की वजह से ही होता है। In other words, the reason why an adult now engages in some behavior are independent of whatever reasons that might have originally caused him or her to engage in that behavior. ये कह रहे हैं कि जैसे जो भी रीज़न है, अभी फ़िलहाल एक अडल्ट जिस काम में अपने बिहेवियर में जो चीज़ें में एंगेज हो रहा है, जो वो बिहेव कर रहा है, जिस काम में वो एंगेज हो रहा है, वो उन रीज़न से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है जिस रीज़न से ओरिजिनली उसने वो काम स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट को पास्ट के साथ एकदम ही रिलेट नहीं किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि पास्ट जो था वो खत्म हो गया, प्रेजेंट में देखना है हमको। तो ऑलपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि मच ऑफ एडल्ट बिहेवियर इज कॉज्ड बाय फंक्शनली ऑटोनोमस मोटिव। तो ज़्यादातर जो भी एडल्ट बिहेवियर है वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारे फंक्शनली ऑटोनोमस मोटिव्स होते हैं। पास्ट से रिलेशन नहीं होता, प्रेजेंट में हमारा कोई मोटिव होता है जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं।
एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही पॉइंटेड टू द केस ऑफ अ यंग स्टूडेंट who first undertakes a field of study in college because it is required, because it pleases his parents, or because it comes at a convenient hour. As he start working, he finds himself absorbed in the topic, perhaps for life. तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि स्टार्टिंग में कोई कॉलेज में हो सकता है कि इसीलिए किसी कोर्स में एडमिशन लेता है कि उसके मार्क्स उसमें अच्छे आ गए होते हैं, या फिर दूसरा रीज़न होता है कि कोई ऑप्शन नहीं होता उसके पास, तीसरा रीज़न होता है कि वो कन्वीनियंट होता है उसके लिए, चौथा रीज़न ये हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को वो कोर्स वो करेगा तो अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में उसका जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन बाद में वो उस टॉपिक में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना घुस जाता है कि वो टॉपिक को वो अच्छे से अपनी लाइफ के लिए, पूरा करियर के लिए वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो प्रेजेंट उसका जो फंक्शनली ऑटोनोमस मोटिव ये है कि वो उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, उससे उसके पास्ट का लेना देना नहीं है कि उसने पास्ट में वो कोर्स ज्वाइन क्यों किया। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी में दो तरह के टाइप्स है, एक है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और दूसरा है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी में क्या होता है कि एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी रेफर्स टू फीडबैक मैकेनिज्म इन द नर्वस सिस्टम दैट आर गवर्न्ड बाय न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी मैकेनिज्म चल रहे हैं, जो हमको सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ईटिंग, गोइंग टू बेड, जो डेली हम लोग रिपीट करते हैं कुछ एक्टिविटी, सुबह उठ के नाश्ता करना, उसके बाद अपना पूरा दिन वो करने के बाद, अपना पूरा दिन बिताने के बाद वापस घर आके आराम करना, रेस्ट करना, ताकि हम अगले दिन जाने के लिए फिर से एनर्जाइज हो सके। तो ये जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम में होती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सेल्फ मेंटेनिंग है और हमें ट्रैक पे रखने में काम आती है, ऑर्गेनिज्म को एक ट्रैक पे चलने के लिए हेल्प करती है। ये हो गई प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, जो हमें प्रिजर्व कर रही है, हमें बचा के रखती है, मेंटेन रखती है अपने आप को, और ये रिपीटेटिव होती है, रोज वही चीज रिपीट होती है। दूसरा है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रोप्रिएट में क्या होता है, आपके साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, इंटेंशंस क्या है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, वो प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी में आता है। ऊपर वाला सारा बायोलॉजिकल था और इसको हम पूरा साइकोलॉजिकल कैटेगरी में डाल सकते हैं। हम अपने सेल्फ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सेल्फ इमेज को, हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी कैसे गेन कर सकते हैं, अपने रिवॉर्ड कैसे हम लोग अपने एफर्ट से अपने लिए रिवॉर्ड्स ला सकते हैं, हमारे वैल्यूज़ और गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की फंक्शनिंग जो हम अपने आप को बेटर करने के लिए करते हैं वो प्रोप्रिएट हो गया। तो प्रिजर्वेटिव हो गया जो हम अपनी बॉडी को, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए करते हैं, और अप्रोप्रिएट हो गया जो हमें आगे फर्दर और अपने आप को बेटर बनाने में काम आती है। फिर आता है मैच्योर पर्सनालिटी किसे कहते हैं। अगर मैच्योर वर्ड की बात करें तो हम इन जनरल मैच्योर कॉमनली बहुत यूज़ करते हैं। मतलब मैच्योर हमारे लिए कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो सही टाइम पे और अप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करे, रिस्पॉन्ड करे। ऑलपोर्ट क्या बोलते हैं कि द बिहेवियर ऑफ अ मैच्योर पर्सन इज फंक्शनली ऑटोनोमस एंड इज मोटिवेटेड बाय कॉन्शियस प्रोसेस। इनके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी क्या है कि आपका बिहेवियर फंक्शनली ऑटोनोमस है, आपका बिहेवियर प्रेजेंट की वजह से है, पास्ट की वजह से नहीं है, तो आप मैच्योर हो। दूसरी चीज, आप कॉन्शियस प्रोसेस से मोटिवेट होते हो, ना कि सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस चीज़ों से। तो आप टोटली कॉन्शियस हो और आपका बिहेवियर प्रेजेंट में जो है उन चीज़ों की वजह से है, फंक्शनली ऑटोनोमस है, तो आप एक मैच्योर पर्सन हो। इमैच्योर कौन होते हैं, जो अनकॉन्शियस मोटिव्स के साथ चलते हैं। अनकॉन्शियस में ज़्यादातर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, रिप्रेस डिज़ायर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जिसकी वजह से गलत तरीके से बिहेव करते हैं। तो वही कह रहे हैं वो कि अनकॉन्शियस मोटिव के बेस पे आप अपना बिहेवियर शो करोगे तो आप इमैच्योर कहलाओगे।
आप कॉन्शियस होके और फंक्शनली ऑटोनोमस होके बिहेव करोगे तो आप एक मैच्योर पर्सन कहलाओगे। मैच्योर पर्सन के इन्होंने 6 एट्रीब्यूट्स बताए हैं जिनको हम नीचे डिस्कस करते हैं डिटेल्स के साथ। तो यहाँ जो 6 लिखे हुए हैं इन्हीं को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द मैच्योर पर्सन हैज अ वाइडली एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ। एक मैच्योर पर्सन की सेंस ऑफ सेल्फ बहुत एक्सटेंडेड होती है। वो लोगों के साथ घुल मिल के बात करना पसंद करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फैमिली के साथ काम में पार्टिसिपेट करते हैं दूसरों के साथ। जो मैच्योर लोग होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से अपने निभाते हैं, हॉबीज़ में इंडल्ज करते हैं अपने आप को, पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और अपना एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहे हैं द मैच्योर पर्सन हैज़ अ कैपेसिटी फॉर वार्म सोशल इंटरेक्शन। एक मैच्योर पर्सन दूसरों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत वार्मथ के साथ, एक कंपैशन के साथ और बहुत रिस्पेक्ट के साथ दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और वो सामने वाले पर्सन को एक जैसे वो फैमिली या अपने क्लोज फ्रेंड से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत डीप लव की फीलिंग शो करते हैं, कंपैशन शो करते हैं। उनके और सामने वाले के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उससे वो मैच्योर पर्सन चिढ़ते नहीं है, उल्टा उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उस पर्सन की ओपिनियन मेरे से अलग भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये हैंडल करते हैं सोशल इंटरेक्शंस को। पॉइंट नंबर 3, मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। इमोशनली सिक्योर्ड होते हैं, इनकी अपने लिए पॉजिटिव इमेज होती है, अपनी सेल्फ इमेज अपने लिए पॉजिटिव होती है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को या अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, इमोशंस के साथ डील करते हैं, ना कि डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंगर या गुस्से में आ जाते हैं। प्रॉपरली डील करते हैं इमोशंस के साथ, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियों को और अपनी कमियों को। फोर्थ है द मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट रियलिस्टिक परसेप्शन स्किल्स एंड असाइनमेंट। इनके परसेप्शंस रियलिस्टिक होते हैं, ये अपने परसेप्शंस को डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। जैसा कि रॉजर ने कहा था कि जब जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसमें डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन था। तो ये ऑलपोर्ट कह रहे हैं कि ये जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को घुमा फिरा के नहीं देखते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। दे डू नॉट डिस्टॉर्ट इट परसेप्चुअली टू फिट देयर नीड्स एंड फैंटेसीज। अपने तरीके से नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, बहुत रियलिस्टिक होते हैं और अपने पर्सनल डिज़ायर्स को और इम्पल्सिस को कंट्रोल में रखते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, मैच्योर पर्सन डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ इंसाइट एंड ह्यूमर। तो जो मैच्योर एडल्ट्स होते हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पूरा पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। और अगर वो ह्यूमर को यूज़ भी करते हैं, ह्यूमर मतलब जैसे कोई चीज़ मजाक में बोल देना, तो वो उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते कि सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अगर ये किसी का मजाक उड़ाते भी हैं तो अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। 6 पॉइंट है द मैच्योर पर्सन हैज़ अ यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ मीन्स इनके अंदर बहुत डीप वैल्यूज़ होती हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है इनका, अपना एक गोल होता है लाइफ का। इनकी फिलॉसफी होती है कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है और कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना है। तो इनकी फिलॉसफी लाइफ की यही होती है। तो वैल्यूज़ की जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे कि ये यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि अ मैच्योर पर्सन हैज़ अ सेट ऑफ डीपली हेल्ड वैल्यूज़। तो इन्हीं वैल्यूज़ के बारे में इधर बताया हुआ है कि वैल्यूज़ मतलब क्या, कि ऐसी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए किसी के अंदर भी। द यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ अ मैच्योर पर्सन इज फाउंडेड अपॉन वैल्यूज़। किसी भी मैच्योर पर्सन की फिलॉसफी वैल्यूज़ पे बेस होती है, and that is basic convictions about what is and is not real importance in life।
तो मतलब उनको ये चीज़ क्लियर होती है कि लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्पोर्टेंस देनी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। Believing that a person's effort to find order and meaning in life are governed by values, कि अपनी लाइफ को ऑर्डर में रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, उसका मीनिंग ढूंढना अपनी लाइफ का, ये सारी चीज़ें इनके केस में वैल्यूज से गवर्न होती हैं। ठीक है, अब स्टडी ऑफ वैल्यूज में कुछ डायमेंशंस हैं जो वैल्यू की ऑलपोर्ट ने बताई थी कि जो इनकी बेसिक वैल्यूज होती हैं उसकी भी कुछ डायमेंशंस होती हैं। वो डायमेंशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि एक थ्योरेटिकल डायमेंशन होती है, एक इकोनॉमिक डायमेंशन होती है कि आप किन चीज़ों को वैल्यू करते हो, एस्थेटिक होती है, सोशल होती है। इनके मतलब हम देख लेते हैं। जिसके अंदर थ्योरेटिकल वैल्यूज होंगी वो डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ को ज़्यादा वैल्यू करेगा, सच्चाई को ज़्यादा वैल्यू देगा अपनी लाइफ में। वो रैशनल सोचेगा, क्रिटिकल सोचेगा, इम्पीरियल अप्रोच होगी उसको लाइफ को लेके। इम्पीरियल मीन्स जहाँ पे वो किसी चीज़ को वेरीफाई कर सके। वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा और वो ऐसे लोग होंगे जो साइंस और फिलॉसफी को फॉलो करते होंगे। तो जिन मैच्योर पर्सनालिटीज़ में वैल्यूज़ में थ्योरेटिकल डायमेंशन ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल वाले ट्रूथ को ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए सच्चाई की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर आता है इकोनॉमिक वैल्यूज, जिनके अंदर इकोनॉमिक वैल्यूज की सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है। वो कैसे लोग होते हैं, वो यूज़फुल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो चीज़ें यूज़फुल है। ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, इनको मनी मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो प्रैक्टिकली अपने जॉब में ये बहुत अच्छा करते हैं, मनी मेकिंग में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है और इनके लिए वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है जो यूज़फुल है। अब नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू में वो उस तरह के लोग होते हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर्म एंड हार्मनी। हार्मनी मीन्स लोगों का आपस में तालमेल बनना। वो हर किसी एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट मानते हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को देखते हैं। उनको अपने आसपास की लाइफ, अपने आसपास की नेचर, अपने आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वो एक तरीके से नेचर को बहुत सुंदर मानते हैं। तो बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं चीज़ों को। फिर आते हैं नेक्स्ट जिनके अंदर सोशल वैल्यू ज़्यादा होती है। सोशल कैसे लोग होते हैं, जो लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। ये वाले जो लोग होते हैं सोशल वैल्यूज़ वाले, ये सोचते हैं कि जो ऊपर तीन जो लोग हैं ना, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक, ये लोग बहुत इनह्यूमन है, क्योंकि यहाँ लोगों की बात तो ये कर ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ चीज़ों की बात कर रहे हैं। सोशल वैल्यूज़ वाले लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, रिलेशनशिप बनाना चाहिए, लव को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज़ वाले लोग, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इनका जो मेन इम्पोर्टेंस होती है पावर के ऊपर होती है। इनको पर्सनल पावर, पर्सनल इन्फ्लुएंस, अपने आप की सब इनको जाने, इनके पास पावर हो खुद के, तो ये चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज़ वाले लोग। और फाइनली रिलीजियस वैल्यू वाले, जो काफ़ी रिलीजियस होते हैं, जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में गॉड को ढूंढते हैं, यूनिटी को सीख करते हैं, हायर मीनिंग इन कॉस्मोस, एक लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, इस यूनिवर्स के सामने हमारा कोई रोल नहीं है, हम बहुत छोटी चीज़ हैं। इस टाइप से इनकी वैल्यूज़ इस थोड़ी सी कॉस्मोस की तरफ ज़्यादा होती है। तो ये वैल्यूज़ हैं जो एक मैच्योर पर्सन में नज़र आती हैं अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, लेकिन इनके भी डायमेंशंस होते हैं। किसी में वो किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करते हैं और किसी में दूसरी चीज़ की वैल्यू। तो ये पूरी थ्योरी ख़त्म होती है यहाँ पे ऑलपोर्ट की। अब हमारे नेक्स्ट यूनिट में हम नई थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।